हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम क्लास 9th मोशन चैप्टर का थियोरी पोर्शन कवर कर रहे हैं। उसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था एक्सेलरेशन तक। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था। इस लेक्चर के अंदर हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों, जब मोशन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, जब भी मोशन यूनिफॉर्म होती है तब एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जब भी मोशन यूनिफॉर्म होती है तब इक्वल टाइम के अंदर डिस्टेंस इक्वली कवर होता है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। तो उस केस के लिए अगर हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन लिखना हो तो हम इस फॉर्मूला की मदद से लिखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये जो बात हमने की है वो है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन क्या हो अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है? ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब है कि वो अनइक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है या फिर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी मोशन जो होगी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस केस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उस केस के लिए अगर हमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम या फिर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन अगर लिखना हो तो उस केस के अंदर हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देर आर 3 इक्वेशंस। ठीक है, 9th क्लास के अंदर टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ने हैं। अब इन इक्वेशंस का जो डेरिवेशन पार्ट है वो हमें नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन पार्ट जो है वो ओल्ड सिलेबस के अंदर था, बट न्यू सिलेबस के अंदर उसको एमिट कर दिया गया है। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ उसका जो फॉर्मूला वाला पार्ट, ठीक है, जो फॉर्मूला हमें याद रखना है डायरेक्टली वो देखेंगे। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 इक्वेशन लिखे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब ये जो 3 इक्वेशन हमने लिखे हैं वो हमने लिखे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये तीनों कब यूज़ हो सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होती है, इसीलिए इन इक्वेशंस को एक्सेलरेटेड इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन है। अब इनको अगर थोड़ा सा डिटेल में समझे तो इनके अंदर अलग अलग डिनोटेशंस है। ठीक है, यहाँ पर v जो है, ठीक है, v इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद है a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एंड t इज टाइम। ठीक है, और लास्ट चीज जो बची वो है s मतलब डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये उनके टर्मिनोलॉजीज है। तो v, u, a, t और s। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको हम यूज़ कब करेंगे।
तो जब v, u, a या t इन चारों में से किसी तीन का वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, लेट अस से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक कार है जिसकी स्पीड 50 से 30 हुई 2 सेकंड के अंदर, तो फाइंड एक्सेलरेशन। तो उस केस के अंदर में v, u और t गिवन है, तो हम a इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही इक्वेशन अलग अलग केसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम या एक्सेलरेशन, इनमें से कोई भी एक चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं अगर बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है तो। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इनका यूज़ करके हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने हैं। न्यूमेरिकल के ऊपर एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और बाकी के सारे क्वेश्चन के ऊपर जो वीडियो है वो अलग वीडियो के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम थियोरी पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थियोरी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके डेरिवेशन पार्ट आपको याद नहीं रखना है, जस्ट इक्वेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके बाद, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। अब ग्राफ आप मैथमेटिक्स में ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होगी। अब ये ग्राफ यहाँ पर क्यों आए, फिजिक्स के अंदर ग्राफ क्यों आए, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जब भी हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच के दरमियान जब भी कोई रन या ओवर मैच चल रही है, ठीक है, उसके बाद कुछ ओवर पास हुए और कुछ टाइम के बाद बीच बीच में हमें ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो ग्राफ कैसा होगा, तो उस ग्राफ के अंदर हमें रन्स और ओवर्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो ग्राफ होता है जिसमें यहाँ पर ओवर्स लिखे हुए होते हैं और यहाँ पर रन्स। ठीक है, ओवर्स एंड रन्स कि फर्स्ट ओवर के अंदर कितने रन बने, ठीक है, सेकंड ओवर के अंदर कितने रन बने, थर्ड के अंदर कितने बने, किस ओवर में विकेट आया, तो यहाँ पर विकेट भी ऐसे डिनोट किया होता है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बताया जाता है बीच बीच। तो इसका यूज़ क्या है, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डेटा के फॉर्म में भी दे सकते थे। कैसे, तो फर्स्ट बॉल पे मतलब 0.1 बॉल 1 रन, सेकंड बॉल 2 रन, थर्ड बॉल 2 रन। अब पूरे मैच के दरमियान अगर इस तरीके से आपको दिखाया जाए तो वो चीज़ को समझना एट दैट मोमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इतने सारे डेटा को हम एक साथ नहीं रीड कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर यही डेटा आपको ग्राफ के फॉर्म में दिया जाए तो आपको समझने में, ठीक है, इस डेटा को समझने में आसानी होती है कि किस ओवर में कितने रन आए। तो यहाँ पर थर्ड ओवर के अंदर सबसे ज़्यादा रन आए, अब कितने आए तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना मैक्सिमम रन आए हैं वो हम इस एक्सिस के थ्रू देख सकते हैं। किस ओवर में सबसे ज़्यादा रन आए हैं, किस ओवर में सबसे कम रन आए हैं, कहाँ पर विकेट आया है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से देख सकते हैं, ग्राफ के थ्रू आराम से समझ सकते हैं। एक और टाइप का ग्राफ भी आता है जिसमें हमें क्या बताया जाता है कि टाइम के साथ दोनों टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे ओवर पास हो रहे हैं, तो मान लो अगर एक इनिंग के अंदर किसी टीम का जो स्कोर कार्ड है वो इस तरीके से है और सेकंड इनिंग के अंदर दूसरी टीम जो है उसने इस तरीके से अपना रन रेट किया है, तो हम बता सकते हैं कि ओवर के किस टाइम पे, मान लो इस ओवर की अगर बात करूँ, अगर 15th ओवर है ये, ठीक है, तो 15वें ओवर में इस टीम ने कितना रन लिया है और यहाँ पर इस टीम ने कितने रन लिए, तो उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने दोनों के ग्राफ ड्रॉ किए। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू हम इजीली डेटा को समझ सकते हैं, इसीलिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब ये ग्राफ फिज़िक्स में हमारे काम कैसे आएंगे उसके बारे में समझते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको मल्टीपल ग्राफ्स बताए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो समझते हैं उसको कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होते हैं, जिसके अंदर नीचे जो एक्सिस है वहाँ पर हमें
टाइम शो करना है, ठीक है। नीचे वाला जो एक्सिस है वहाँ पर हमें क्या लेना है, टाइम के वैल्यूज़ हम नीचे वाले एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे डिस्टेंस के वैल्यूज़, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस के वैल्यू। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। तो लेट अस से कि कोई कार है जो एक ओरिजिन पॉइंट से, मतलब किसी पॉइंट से 5 मीटर दूर खड़ी है, ठीक है। एक कार t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कहाँ पर खड़ी है, ओरिजिन से 5 मीटर्स दूर, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस x जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 5 मीटर्स एट t इज इक्वल टू 0 टाइम। अगर मुझे उसको डिनोट करना है, ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर, और 5 मीटर लेट अस से यहाँ पर कहीं पे होगा, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उस टाइम पे। इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब टाइम जो है वो तो बढ़ता रहेगा, टाइम कभी स्टॉप नहीं होगा। तो टाइम बढ़ रहा है और अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए अभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 5 पर ही है, ठीक है। मतलब कि कार चल नहीं रही है, वो अपनी जगह पर है, ठीक है, कार इज़ इन रेस्ट। तो अभी भी टाइम बढ़ा लेकिन डिस्टेंस अभी भी नहीं बढ़ा। तो अब वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं पे। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कितना है, स्टार्टिंग में जितना था 5 मीटर्स, अभी भी डिस्टेंस उतना ही है। उसके बाद टाइम थोड़ा और बढ़ा लेकिन स्टिल द कार इज़ एट द सेम पोजिशन, t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड, कार अभी भी 5 मीटर पे है। अगर मैं बहुत सारे टाइम के लिए ये रीडिंग लूँ, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स के वैल्यू के लिए, यहाँ पर मैं डिस्टेंस के अलग अलग वैल्यूज़ लूँ और उनको मैं एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करता हूँ, तो वो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर मैंने टाइम के कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज़ ही लिए, लेकिन ये पूरे टाइम के लिए कितना होगा, 5 मीटर्स। ये क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस। तो अब अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ तो इनको कनेक्ट करती हुई लाइन जो होगी वो कैसे आएगी, ऐसे, ठीक है। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई लाइन कैसे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट में था, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ मूव नहीं कर रहा था, लेकिन क्या हो अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ मूव करे, ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, तो उस केस के अंदर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो 2 एक्सिस, जिसके अंदर से यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो होगा टाइम और यहाँ पर होगा डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर है डिस्टेंस और यहाँ पर है टाइम। अब जैसे कि मैंने बताया ये केस है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ठीक है, तो कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, और अगर वो कुछ टाइम के अंदर कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसके पास कुछ स्पीड भी होगी। अब वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उस केस के अंदर और जो यूनिफॉर्म मोशन है उस केस के अंदर ग्राफ दोनों अलग आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, मतलब x कोऑर्डिनेट उसका 0 था। अब जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है। तो लेट अस से t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद टाइम बढ़ा, ठीक है, तो टाइम का वैल्यू यहाँ पर बढ़ा।
उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से लेंगे, ठीक है। टाइम बढ़ा और डिस्टेंस भी बढ़ा, तो ये वैल्यू यहाँ से इस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम थोड़ा और बढ़ा, ठीक है, मान लो यहाँ पर अब डिस्टेंस का वैल्यू भी थोड़ा सा और बढ़ा है, ठीक है। तो अब ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस का वैल्यू भी उसके साथ बढ़ रहा है। टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस का वैल्यू भी यहाँ पर फिर से, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ है ये कैसे वैल्यू है, डिस्टेंस के वैल्यूज़ है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ है नीचे वो किसके वैल्यूज़ है, वो है टाइम के वैल्यूज़। नीचे जो वैल्यूज़ है वो किसके है, टाइम के, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो है डिस्टेंस के। तो अब इनको कनेक्ट करती हुई अगर लाइन ड्रॉ करें, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ ऑब्जेक्ट विच इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है उसके साथ साथ में डिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो ये है ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब इस लाइन ने यहाँ पर टाइम एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाया है, ठीक है। इस एंगल के बारे में और बाकी एक चीज़ यहाँ पर होती है जो है स्लोप, ठीक है। तो उसके बारे में तो इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले सारे ग्राफ देख लेते हैं। तो ये है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि स्पीड इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब अब स्पीड या तो बढ़ सकती है या स्पीड कम हो सकती है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो मतलब वो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अब उसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ने और घटने दोनों केस के लिए अलग अलग ग्राफ आएंगे, ठीक है। एक ग्राफ होगा जिसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है और दूसरे ग्राफ जिसके अंदर स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो ग्राफ के लिए वैल्यूज़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो उस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, तो फर्स्ट हम करते हैं कि जिसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो वो जो ग्राफ होगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर है टाइम, डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग स्पीड है, तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसे क्यों आते हैं वो तो जब हम स्लोप पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी अगेन ये है टाइम, यहाँ पर है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग स्पीड और ये ग्राफ है फॉर इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये जो ग्राफ थे, अब तक हमने जो भी ग्राफ देखे, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट द ग्राफ विल बी पैरेलल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन। देन उसके बाद हमने देखा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ किस तरीके से आएगा, तो ये है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, यहाँ पर डिक्रीजिंग स्पीड के साथ। ये जो हुए वो थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट सिमिलरली इसके बाद जो हम देखेंगे वो होंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग कैसे है, तो एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वेरेज जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा हो सकता है, पॉजिटिव। तो डिस्टेंस
और टाइम का ग्राफ कभी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस दोनों ही कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो वो ग्राफ कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस उसमें लिया था, रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, और वो इनिशियली अगर ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, अगर वो ओरिजिन के ऊपर ही है, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसका जो पोजीशन है वो ओरिजिन पे ही है, तो उसकी पोजीशन आएगी यहाँ पर। और अब वो रेस्ट में है अगर, तो वो यहाँ पर ही कंटिन्यू करेगा, तो जो ग्राफ होगा वो इसी एक्सिस के ऊपर आएगा। अगर मान लो वो +5 पे है, ठीक है, अगर वो कहाँ पर पड़ा है, +5 मीटर के ऊपर, ठीक है, ओरिजिन से 5 मीटर दूर पड़ा है, तो जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा, पैरेलल लाइन यहाँ पर। अगर वो -5 पे है, ठीक है, -5 मतलब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो उसका ग्राफ आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसका ग्राफ यहाँ पर भी आ सकता है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इतना जो पोर्शन है वो डिस्टेंस के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस के ऊपर कैसे वैल्यूज आ सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ के अंदर हमें नेगेटिव वैल्यूज भी मिल सकते हैं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। बाकी सेम सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें भी इम्प्लीमेंट होती है, जो कुछ भी हम वहाँ पर पढ़े थे डिस्टेंस टाइम के ऊपर, वो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ यूज़ होती है, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट पढ़ा था कि नेक्स्ट जो ग्राफ हमने पढ़ा था वो था, उसके अंदर था इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सम स्पीड, ठीक है, तो यहाँ पर सेम ग्राफ आएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो सकती है, तो इसी ग्राफ का यूज़ करेंगे, ओके। इसी ग्राफ के ऊपर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहा है और ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो उसका ग्राफ जो आएगा वो आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो हमें बताती है टाइम और यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों यहाँ पर अलग सिर्फ इतना है कि ये ग्राफ के नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू को मैं डॉटेड लाइन से अगर दिखाऊं तो ये जो लाइन आई वो सिर्फ नया है, बाकी ऊपर वाला पार्ट तो सेम डिस्टेंस टाइम में भी हमने देखा था, ठीक है। ये जो नीचे का पार्ट है वो सिर्फ नया वाला पार्ट, ठीक है। तो ये है ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब अगर और इसको समझना है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो ग्राफ है okay, let us take blank slide. Okay, so now let us draw displacement time graph for non uniform motion, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो जैसे उसमें आया था कर्व शेप, सिमिलरली इसमें भी वैसा ही ग्राफ आएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से वो ग्राफ आएगा फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ग्राफ जो है वो कम होता हुआ इस तरह, ठीक है। दिस इज़ फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। सिमिलर चीज़ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, चेंज क्या हुआ सिर्फ कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में नहीं मिले थे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जैसे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस के वैल्यूज़ लिए थे, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ पर टाइम लिया था। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम टाइम ले, ठीक है, यहाँ पर अगर हम टाइम और इस एक्सिस के ऊपर हम अगर स्पीड के वैल्यूज़ ले, ठीक है, स्पीड के वैल्यूज़ ले, तो ये जो ग्राफ है वो हमें स्पीड टाइम ग्राफ बताएगा। इस ग्राफ की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस टाइम पे कितनी स्पीड से जा रहा था, ऑब्जेक्ट किस टाइम पे कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, वो हम बता सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से। सिमिलरली यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर है वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड की जगह हम वेलोसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें बताएगा कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। अब अगर ये ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ठीक है, अगर ये ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है इसका मीनिंग क्या हुआ कि टाइम का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, देखिए टाइम का वैल्यू यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये जो है ये क्या है, स्पीड, ये क्या है, स्पीड है। स्पीड का वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट। देखो टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है, स्पीड का यहाँ भी एक वैल्यू है, ठीक है, स्पीड के वैल्यूज़ कैसे है, कांस्टेंट, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर है स्पीड, तो स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। अब अगर स्पीड कांस्टेंट ना होकर इंक्रीज हो रही हो तो उस केस के अंदर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ साथ में स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ये हमें बताता है स्पीड और टाइम ग्राफ। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करें कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है इस तरीके से, तो वो हमें क्या बताता है कि टाइम के बढ़ते हुए वैल्यूज़ के साथ वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कैसा है, देखो कांस्टेंट। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। अगर यही ग्राफ के अंदर जो लाइन है वो कुछ एंगल बनाती हुई ओरिजिन से स्टार्ट हो इस तरीके से, तो ये जो येलो लाइन है, ठीक है, वो हमें क्या बताती है कि टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, सीधे टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में वेलोसिटी का वैल्यू भी उसके साथ ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसके बाद यहाँ पर आ सकता है एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ, ठीक है। लास्ट जो ग्राफ है हमारा वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो जो हमने अभी तक किया दो केसेस के अंदर, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, सेम चीज़ हम फिर से करेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम कौन से वैल्यूज़ लेंगे, एक्सेलरेशन के वैल्यूज़। वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे एक्सेलरेशन के वैल्यूज़ और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे टाइम। तो यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर है एक्सेलरेशन, टाइम और एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इज ऑल्सो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यूज़ तीनों ही पॉसिबल है। अब एक्सेलरेशन टाइम के अंदर अगर आपको ग्राफ दिया जाए जो कि हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टाइम के बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, क्यों, यहाँ पर बोला है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बच्चे क्या समझते हैं कि ये ग्राफ स्पीड और टाइम का है या पोजीशन टाइम का है। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली जा रहा है या रेस्ट में है, ठीक है, ये ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम का। अगर ये कांस्टेंट मिल रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है।
नॉट स्पीड, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है अगर, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। क्यों 0? क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो चेंज कुछ हुआ है तभी कांस्टेंट है। अगर कुछ चेंज ही ना होता, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0, तो 0 डिवाइड बाय टाइम जब करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, 0। यहाँ पर तो हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है, देखो इतना वैल्यू है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। सिमिलरली ये ग्राफ यहाँ पर भी आ सकता है नीचे की साइड में, ठीक है। तो ये हमें बताएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगा वो हमें किसका वैल्यू बताएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का ग्राफ कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नीचे रिटार्डेशन। अब ये थे एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ। तो अब तक जो हमने देखा उसके अंदर हमने 3 टाइप के ग्राफ देखे। फर्स्ट इज पोजीशन टाइम, जिसके अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट, फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने देखा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। तो उसको भी हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि उसकी स्पीड जो है वो कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखो कि इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, ये येलो लाइन से। और अगर वो कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब तक जो हमने देखा वो थे बेसिक्स ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर कुछ और चीज़ें जो ध्यान में लेनी पड़ती है, जिसके अंदर से 2 टर्मिनोलॉजी से जो मोस्टली यूज़ होती है, उसमें से सबसे पहला है स्लोप, ठीक है, ग्राफ का स्लोप। अब स्लोप क्या चीज़ है, तो सबसे पहले आपको किसी एक ग्राफ का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो लेट अस से इट इज़ अ ग्राफ, ठीक है, ये लाइन है आपकी। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है स्लोप कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो स्लोप होता क्या है, तो इस लाइन का जितना इंक्लिनेशन है उसको अगर हम समझे तो वो हमें स्लोप का वैल्यू बताएगा, ठीक है। ये लाइन कितना इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ, वो हमें क्या बताएगा, स्लोप का वैल्यू। तो अगर स्लोप को फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो स्लोप निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है स्लोप m, ठीक है। स्लोप का सिंबल है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है सर, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस लाइन के ऊपर से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो लेट अस से एक पॉइंट हो गया ये, सेकंड पॉइंट हो गया ये, इन 2 लाइंस को, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करना है, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये होगा इसका y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये जो है वो है उसका x कोऑर्डिनेट और यहाँ पर जो है वो है उसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। अब आपको उसके वैल्यूज़ लिखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है उसको हम नाम देंगे x1 y1 और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे x2 y2, ठीक है। अब फॉर्मूला में क्या लिखना है हमें, y2, ठीक है। y2 कौन सा है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मतलब ये है y2, ठीक है। दूसरा क्या है y1, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मतलब ये है y1। x2 मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 और यहाँ पर है x1, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज़ अंदर पुट करने हैं और कैलकुलेशन करनी है, जो आंसर आएगा वो होगा आपका ग्राफ का स्लोप, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके लिए अगर हम देखें तो जब y2 माइनस y1 करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा एक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। जब x2 माइनस x1 करेंगे तो वो भी होगा एक पॉजिटिव वैल्यू। तो जब दोनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूला की मदद से ये भी पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है, तो जो नेट वैल्यू आएगा वो स्लोप का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर ले, ठीक है,
एक और एग्जांपल के थ्रू अगर समझे कि स्लोप 0 कब हो सकता है और नेगेटिव कब हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब ये एक एक्सिस है और एक एक्सिस ये है। इस लाइन का इंक्लिनेशन 0 है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ट्राई करें, ठीक है, जो फॉर्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये है m। तो अब फॉर्मूला की मदद से अगर ट्राई करें तो यहाँ पर x2 और x1 में तो चेंज हो रहा है, ठीक है। x1 ये है, x2 ये है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा। लेकिन जब हम लेंगे y1 और y2, ठीक है, अब ये y कोऑर्डिनेट इस लाइन का सेम है। इस लाइन के सारे पॉइंट्स के लिए इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, सेम, फिक्स, एक ही पॉइंट है। तो y2 माइनस y1 जब करेंगे तो ऊपर का आंसर कैसा आएगा, 0। तो 0 डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। दैट इज़ वाई m कितना आएगा इस लाइन के लिए, 0। अब स्लोप नेगेटिव कब हो सकता है, तो उसके लिए भी ठीक है, ये जो लाइन है उसका अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं तो वो कैसा आएगा, x1 और x2 वो तो यही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, y1 और y2, ठीक है। अगर किसी दो पॉइंट को पकड़ो, ठीक है, तो यहाँ पर इन दो पॉइंट्स की बात करें, अगर एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब ये है x1, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y1, यहाँ पर है x2 और यहाँ पर है y2। तो देखो y2 छोटा है, ठीक है, y2 का वैल्यू कैसा है, छोटा है, तो ये जो है वो लेस है। y1 का वैल्यू कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है, y1 इज़ ग्रेटर देन y2। तो ऊपर का जो आंसर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। वो कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। देयरफॉर द स्लोप विल बी नेगेटिव। अब जो ये स्लोप हमने पढ़ा है उसका यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। अब उसका स्लोप का यूज़ करने के लिए हमें वापस ग्राफ के ऊपर जाना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहला जो ग्राफ हमने देखा था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में अगर हम एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें और उसका स्लोप फाइंड करें, यहाँ पर है डिस्टेंस और नीचे है टाइम। तो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का अगर स्लोप फाइंड करें तो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। अब इसका अगर स्लोप फाइंड करना है तो सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। दो पॉइंट सिलेक्ट करो, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स पता करो और स्लोप के फॉर्मूला की मदद से आप उसका स्लोप फाइंड कर सकते हो। जब आप स्लोप फाइंड करते हो तो आप एक्चुअल में फाइंड क्या कर रहे हो, ठीक है, आप m का वैल्यू फाइंड कर रहे हो जो कि है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट, ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो क्या है, y2 माइनस y1, ये है y2 माइनस y1। अब एक्चुअल में y2 माइनस y1 किसके वैल्यूज़ है, डिस्टेंस के, ठीक है। तो ऊपर का जो भी वैल्यू है वो क्या है, डिस्टेंस। चलो x2 माइनस x1 जो कर रहे हो आप, ठीक है, वो यहाँ पर है, x2 और x1 के जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर होगा, और वो है क्या, टाइम। तो डिस्टेंस ऊपर है, नीचे है टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी मदद से हमें क्या मिलता है, स्पीड, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, उसका अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है, उसका स्लोप अगर हम फाइंड करेंगे, ये आएगा उसका स्लोप, ठीक है। तो उसकी मदद से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, स्पीड का वैल्यू, ठीक है। अब इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो डिनोट करता है कि स्लोप इज कांस्टेंट। सो इफ द स्लोप इज कांस्टेंट इट मीन्स दैट स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है तो स्पीड का वैल्यू भी कैसा आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अगर ग्राफ का स्लोप 0 है, ठीक है, अगर ग्राफ का स्लोप 0 है तो जो ग्राफ होगा वो कहाँ पर होगा, अगर ग्राफ का स्लोप 0 है तो वो लाइन जो होगी, अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो जो लाइन होगी वो ऐसे आएगी, ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। अगर ग्राफ का स्लोप 0 है तो लाइन जो होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इस केस के लिए
स्लोप ज़ीरो है, इट मीन्स स्पीड का वैल्यू भी ज़ीरो है, ठीक है। इस ग्राफ के लिए स्पीड का वैल्यू भी कितना है, ज़ीरो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है, ये तो था डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो था डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ। तो जैसे हमने यहाँ पर किया कि यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू है, यहाँ पर टाइम का वैल्यू है, वहाँ पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो यहाँ पर चेंज क्या आएगा, चेंज सिर्फ इतना आएगा कि ये जो y2 माइनस y1 है, जो यहाँ पर डिस्टेंस डिनोट कर रहा था, अब करने लगेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। क्या होता है, ठीक है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अगर प्लॉट करें और उसका स्लोप फाइंड करें तो वो हमें किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की वैल्यू देगा। जो चीज़ यहाँ पर यूज़ हुई है सेम चीज़ वहाँ पर भी यूज़ होगी कि अगर लाइन स्ट्रेट है तो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो मतलब कि वेलोसिटी कैसी है, ज़ीरो, ठीक है। क्यों ज़ीरो, क्योंकि स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, स्लोप ज़ीरो तो वेलोसिटी ज़ीरो। अब अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए इसको समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पर यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर इसका स्लोप अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये स्लोप हमें क्या डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम का वैल्यू, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ये होता है वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ और उसका स्लोप। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो अब यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और यहाँ पर तो टाइम ही रहेगा। अब अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी मतलब y वैल्यूज़ डिवाइड बाय x वैल्यूज़। y वैल्यूज़ पे क्या है, वेलोसिटी, या फिर अगर स्पेसिफाई करूँ तो चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या है, टाइम। तो अगर मैं इसको लिखूँ, स्लोप फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो मिला है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू। अगर वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे बताया स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू। अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन ना होकर इस तरीके से है, ठीक है, तो जो ग्राफ का स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ग्राफ का स्लोप यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर वो डिसेंडिंग हो तो ग्राफ का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, तो जो रेस्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो टाइम के साथ मूव नहीं होता, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो उसके ग्राफ के अंदर यहाँ पर कोई लाइन आएगी नहीं, उसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, लेकिन टाइम एक्सिस के ऊपर ही उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वेलोसिटी इस तरीके से होगी, ज़ीरो वेलोसिटी। यहाँ पर v इज इक्वल टू है ज़ीरो, ये है ज़ीरो और टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कैसी है इसकी, ज़ीरो। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसका स्लोप, ठीक है। तो ये जो था वो थे ग्राफ। आज हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या देखा, तो हमने स्टार्ट किया इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ, कौन कौन सा,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और लास्ट में हमने देखा स्लोप फाइंड करना और अलग अलग ग्राफ का स्लोप हमें क्या क्या वैल्यूज़ बताता है उसका मीनिंग। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।